हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम 10th क्लास का भूगोल का तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स वीडियो जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वाला चैप्टर समझना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से चैप्टर समझ सकते हैं। बाकी इसमें मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बहुवैकल्पिक हैं, मतलब 4 ऑप्शन वाले, उसमें कोई इतनी समझाने वाली बात है नहीं, तो टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए, मतलब 3-4 लाइनों में हमें इसका आंसर देना है। तो नंबर 1, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अब आपको क्वेश्चन समझने से पहले तो यही पता होना चाहिए कि नवीनीकरण क्या होता है। नवीनीकरण होता है किसी चीज़ को बार बार नया करके यूज़ करते रहना, ठीक है। तो हमें ये तो पता है कि पानी को बार बार जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि पानी हम पीते हैं, ठीक है, मुँह भी धोते हैं, फिर वो नाली में चला जाता है। जब पानी से हम मुँह धो लेते हैं, नाली से नालों में चला जाता है और फिर वापस नदी में चला जाता है और नदी से वापस फ़िल्टर होकर हमारे घरों में वापस आ जाता है, तो वो होता है नवीनीकरण, ठीक है। तो हम ये तो जानते हैं नवीनीकरण है, पर वो कैसे नवीनीकरण है ये हमें बताना है। तो जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल को बार बार यूज़ किया जा सकता है, बार बार प्रयोग करके जो है इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ये एक ही बार में समाप्त नहीं होता, इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसका पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इसे जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। पानी क्या होता है, खराब हो जाता है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता। मतलब ये बार बार जो है यूज़ में आता रहता है, इसको फिल्टर कर करके वापस भेजते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये नवीनीकरण योग्य संसाधन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। तो जल तो हमें पता है मतलब पानी, और दुर्लभता का मतलब क्या होता है, दुर्लभता का मतलब होता है कमी। तो पानी की कमी आखिर क्या है वो हमें बताना है। तो जल के विशाल भंडार तथा नवीनीकरणीय गुणों के होते हुए भी, मतलब हमारे पास इतना सारा पानी है और उसके बाद इतना सारा पानी होते हुए भी जल की कमी महसूस होती है। आपने देखा होगा ना, न्यूज़ में कई जगहों पे कई कई दिनों तक पानी नहीं आता, वहाँ पे टैंकर भेजे जाते हैं पानी के। तो ऐसा क्यों है। यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं, ठीक है। अगर पानी की कमी महसूस हो रही है, पानी नहीं आ रहा है, आपके घरों में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को मज़ा तो नहीं आ रहा है ये सब करने में, आखिर पानी की कमी है तभी तो नहीं आ रहा। तो जल दुर्लभता क्या है, पानी की कमी होना, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। मतलब ये सारे कारण हो सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, कोई भी कारण हो, खाने पीने का कारण हो, खेती का कारण हो, आवास का कारण हो, कोई भी कारण हो, सब में सबसे पहला कारण तो यही आता है, बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और पानी उतने का उतना ही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, तो इस वजह से भी जो है जल दुर्लभता होती है, क्योंकि पानी की डिमांड बढ़ रही है, खाने की डिमांड बढ़ रही है, जिससे अनाज ज़्यादा उगाया जाता है, और अनाज फ्री में तो उगता नहीं है, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो सिंचाई की जाती है, जिससे पानी की कमी महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जल का असमान वितरण भारत में बहुत से क्षेत्र हैं ऐसे हैं जहाँ पे सूखा पड़ती है, बिल्कुल ज़मीन भी तिड़क जाती है सूखे से, और बारिश बहुत कम होती है, और कोई कोई क्षेत्र ऐसा है कि इतनी बारिश होती है कि बाढ़ आ जाती है। तो ये जो असमानता है ना, इसकी वजह से भी जल दुर्लभता जो है हमें दिखाई देती है। और निजी कुएँ या नलकूप, बहुत से किसान ऐसा होते हैं अपने खुद के नलकूप और निजी कुएँ लगवा लेते हैं, और क्या करते हैं, उससे सिंचाई करते हैं, खूब सिंचाई करते हैं और अपने खेतों में पानी देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो बैठता जा रहा है, मतलब वो नीचे होता जा रहा है, ठीक है, उसका स्तर जो है कम होता जा रहा है। तो ये भी एक कारण है। और नंबर 4, औद्योगिकरण। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। औद्योगिकरण आपको पता है ना, फैक्ट्रियां लगाना और कामकाज, नए नए फैक्ट्रियां वगैरह ये सब लगाना, तो उसमें बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। और आपने तो देखा, ये फैक्ट्री वाले ज़्यादातर पानी को गंदा ही करते हैं, कई बार तो इतना गंदा कर देते हैं कि साफ़ ही नहीं हो पाता। तो इन सब का दबाव बढ़ गया है। उद्योगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किससे मिलती है, बिजली से। तो पानी से बिजली भी बनाई जाती है, जिसकी पूर्ति जल विद्युत से होती है, मतलब पानी से बिजली बनाई जाती है। इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये बहुउद्देशीय परियोजना पता है क्या होती है।
ये बांध बनाने को कहते हैं, क्योंकि बांध का सिर्फ एक कार्य नहीं होता कि पानी को रोकना, बांध से बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इसके उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुउद्देश्य है। ये घूंघट वाली बहु नहीं है, ठीक है। बहु मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके, इसलिए बहुउद्देश्य परियोजना इसको कहते हैं। तो नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन बिजली पैदा करना, मत्स्य पालन मछली पालन करना। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देश्य योजना कहा जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। लाभ मैंने अभी आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो लाभ और हानि दोनों बताने हैं हमें। पहले हम लाभ बताते हैं। नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, सिंचाई आपको पता है ना, खेतों में जो पानी दिया जाता है उसको सिंचाई कहते हैं। सिर्फ वही नहीं की जाती, अपितु इनको उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल की आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और मनोरंजन, ठीक है, इन सब में जो है, और मछली पालन, इन सब में जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो फ़ायदे तो आपने समझ लिए, अब नुकसान समझिए। जैसे कि जब नदी के पानी को रोका जाता है तो उसका जो नेचुरल बहाव होता है, मतलब वो जो अपने मज़े से बह रही है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से बह रही है, उसको रोक के इंसान अपनी मर्ज़ी से उसको बहा रहा है, तो एक तो उससे वो नदी जो है चिढ़ जाती है मेरा चिढ़ने से मतलब ये है कि नदी का जो नेचुरल बहाव है वो बेकार हो जाता है और वो इंसानी हाथों में आ जाता है बहाव। वो जब मर्जी उसको रोक सकते हैं, जब मर्जी उसको बहा सकते हैं, तो उससे जो नेचुरली जो वो बहुत सारा अपने साथ सिल्ट लेके आती है और जिससे जलोढ़ मृदा बनती है, वो सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरा क्या है कि जब बांध बनाए जाते हैं, ठीक है, बांध क्या करते हैं, बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। जो जलीय जीव होते हैं ना, पानी में जो रहने वाले जीव होते हैं, वो एक ही जगह पड़े रहते हैं, वो नदी के साथ बह नहीं पाते, ठीक है, तो कई बार वो मर भी जाते हैं। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाते हैं। और जब ये परियोजनाएं होती हैं तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं आसपास, बांध बनाने के लिए बहुत सारे, आपने सुना होगा, बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर, बहुत सारी ज़मीनें लोगों को अपनी छोड़नी पड़ती हैं, कुर्बान करनी पड़ती हैं। तो ये सारे जो हैं इसकी हानियाँ हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में दीजिए, मतलब थोड़ा हमें ये विस्तार से बताना है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा करके बताना है। तो नंबर 1, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था। राजस्थान में जो वर्षा का जल होता है, जो पानी होता है बारिश का, उसको जमा कर लेते हैं ना, तो वो पानी कैसे जमा किया जाता है हमें ये बताना है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, मतलब जो आधे सूखे हुए क्षेत्र हैं वो भी, और जो पूरी तरीके से सूखे हुए हैं वो भी, ठीक है, विशेषकर बीकानेर। अब ये बीकानेर जो है, बीकानेर के लड्डू और मिठाइयाँ नहीं है, बीकानेर जो है जगह का नाम है, ठीक है, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर, मुझे तो तीनों मिठाइयों के नाम लग रहे हैं, पर तीनों जगह के नाम है। ये तीनों जगह जो हैं, इनमें पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। मतलब ये एक आम सा तरीका है कि छत पर जो है पानी जो है, बारिश का पानी, उसको भर लिया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। मतलब भूमि, मतलब ज़मीन के अंदर जो है टैंक बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और क्या होता है इनका आकार जो है एक बड़े कमरे जितना होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े ये टैंक होते हैं। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। कहाँ पे बनाया जाता है? आंगन में। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका में पहुँचता है। देखो, छतों पे पानी भर जाता है, छत पे पाइप लगा होता है, और उस पाइप का सिस्टम जो है ज़मीन में जो टैंक बनाया हुआ उस टैंक से कर देते हैं। तो छत पे जो भी पानी आता है बारिश का, वो बह बह के पाइप से होके टैंक में चला जाता है ज़मीन के अंदर, और फिर वो पूरे साल जो है काम में लिया जाता है, पीने के काम में, जानवरों के लिए, सिंचाई के लिए, जिस जिस भी काम में वो लेते होंगे, फिल्टर करके फिर वो काम में लिया जाता है वो पानी, ठीक है। टांका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। मतलब पूरे साल के लिए वो उसको ऐसा नहीं होता ना, पूरे साल बारिश नहीं होती ना, बारिश के मौसम में जो है वो संग्रहित कर लेते हैं उसको, और फिर नेक्स्ट ईयर तक जो है उसको चलाते हैं। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है, वो जो प्राकृतिक पानी होता है, उसका सबसे अच्छा रूप जो है वो बारिश का पानी होता है।
कुछ घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है। मतलब जो वहाँ के जो मालदार लोग होते होंगे वो टैंक के साथ साथ बराबर में एक रूम भी बनवा देते हैं, क्योंकि वो रूम उस पानी की ठंडक से बिल्कुल ठंडा रहता है, तो गर्मियों में वो रूम भी काम आता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। पहले आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण मतलब पुराने समय से जो चलती हुई आ रही ये जो विधि है जल संग्रहण की, जो कि राजस्थान में यूज़ की जाती है, बारिश का पानी इकट्ठा करने वाली पद्धति, ठीक है, उसको आधुनिक काल में मतलब आज का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें अपनाकर जल को संरक्षण किया जा रहा है, मतलब जल को, पानी को बचाया जा रहा है और उसका भंडारण किया जा रहा है, मतलब उसको इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये किस प्रकार से किया जा रहा है वो हमें बताना है। मतलब ये भी पिछले क्वेश्चन का ही भाई है, मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसमें भी आंसर देना है। वही दोबारा पूछ लिया है इन्होंने, बस अलग ढंग से पूछ लिया है। तो प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। मतलब भारत में पुराने समय से ही लोगों को पता था कि पानी कैसे इकट्ठा करना है, और मिट्टी का भी पता था और बारिश के पानी का भी पता था कि बारिश का पानी कितना अच्छा होता है। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे कि हमें कौन सा जल किस तरीके से इकट्ठा करना है और उसको कैसे यूज़ करना है। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। मतलब आज के मॉडर्न ज़माने में भी लोग ऐसा कर रहे हैं, पुरानी विधियां अपना रहे हैं। जैसे सबसे पहले आता है राजस्थान, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ही है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंकों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें हम टैंक या फिर टांका कहते हैं, ठीक है। इसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की है। सेम वैसे ही जैसे कि राजस्थान में है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा, पाइप द्वारा एकत्रित किया जाता है। मतलब वहाँ पे पाइप लगा दिए जाते हैं, पूरे जंगल में जगह जगह पाइप से पाइप जोड़ दिया जाता है और फिर उन पाइप को एक टैंक तक पहुँचा दिया जाता है, तो बारिश का पानी पाइपों से होता हुआ उस टैंक तक पहुँच जाता है। और ये विधि तो कम से कम 200 वर्ष पुरानी है, ठीक है। और इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है चैप्टर में समझाया था, और उसमें पिक भी थी, एक पिक भी थी कि किस तरीके से पाइप से पानी जाता है, वो पूरा उसमें समझ में आता है। आपको देखना हो तो देख लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। और हाँ, आपकी बुक में भी जो है ना वो सब पिक आपको दिखाई हुई हैं, बहुत सारे चित्र आपको दिखाए हुए हैं कि पाइप से कैसे इकट्ठा होता है, टैंक से कैसे इकट्ठा होता है। अगर आप एक बार अपनी बुक खोल के पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा का सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई हुई हैं। और पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेती की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं, मतलब बाढ़ का जो पानी होता है उसको भी यूज़ में ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में मतलब मॉडर्न ज़माने में भी पुरानी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल का संरक्षण और भंडारण कर रहे हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर अब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है जो इसमें रह गया हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे दूँगी, और अगर वहाँ पे मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। अगर आंसर लंबा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।